बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। इस चैप्टर का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, जिसको लास्ट 2 क्लासेस में हमने काफ़ी डिटेल में समझा था, उस रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले डिसऑर्डर्स, मसले मसाइल, बीमारियां भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। हमने देखा कि किस तरीके से एयर अंदर आती है, फिर कहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, फिर किस तरीके से एयर अंदर जाती है। वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन की तो 2 टाइप्स होती हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उन सबको हमने देखा। और डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने जो पहला और इम्पॉर्टेंट तरीन डिसऑर्डर होता है लंग कैंसर, उसकी हमने बात कर ली थी। अब हम दूसरे डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं जी। सेकंड डिसऑर्डर जो है हमारा, इसलिए सेकंड लिख दिया मैंने। सेकंड डिसऑर्डर जो है वो हमारा है जी एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा ये भी रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी लंग्स वगैरह से रिलेट ये डिसऑर्डर होता है जी। एक डीजेनरेटिव डिजीज है ये, एक डीजेनरेटिव डिजीज है। डीजेनरेटिव कहते हैं जी जिसके अंदर आपके सेल्स या टिश्यूज जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, डैमेज होना शुरू हो जाए। ऐसी बीमारी को, ऐसी डिजीज को हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। ठीक है, यानी आपके सेल्स जो होंगे वो ख़त्म होना, या सेल या कोई पार्ट या कोई टिश्यू आपका ख़त्म होना, डीजेनरेट होना, ख़त्म होना, बर्बाद होना, तबाह होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीज़। अच्छा, ये एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है। इसमें होता क्या है जी, हमारे पास जो एल्विलाई होती हैं, एल्विलाई वो जो है थोड़ी सी रप्चर हो जाती है, जगह जगह से जो है वो टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से एल्विलाई जो है वो रप्चर हो जाती हैं। एल्विलाई रप्चर का मतलब हो जाता है फट जाती हैं जगह जगह से। आपको पता है जी, एल्विलाई जो है वो एयर सैक होता है। ये ब्रोंक्यूल्स आ रही है जी, और इस ब्रोंक्यूल्स के इर्द गिर्द एक ऐसा थैला लगा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एल्विलाई। इस डिजीज में क्या होता है कि ये जो आपकी एल्विलाई होता है ये कहीं से रप्चर हो जाती है, ऐसे एक पॉइंट से जाके रप्चर हो जाती है। इस पॉइंट से ये जो है वो रप्चर हो गई, फट गई। अब यहाँ पर जो एयर है वो, अब एयर जो है यहाँ से लीक आउट होना शुरू हो जाती है। जो आपकी एयर आई है ना, जिसमें से अभी ऑक्सीजन है आपके ब्लड को निकालनी है, वो आपके इस मकाम पे होनी चाहिए, लंग्स में फैलना शुरू हो जाती है। तो ये है जी एम्फाइसीमा। इसमें क्या होता है, एल्विलाई हमारा रप्चर हो जाता है, और रप्चर एल्विलाई की वजह से हमारी जो एयर होती है अब वो लंग्स में आना शुरू हो जाती है। अब जब वो लंग्स में आती है तो हमारा लंग्स जो है उसकी इलास्टिसिटी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। वो अपनी इलास्टिसिटी लूज करना शुरू कर देता है। यानी उसके अंदर जो लचक होती है ना, इलास्टिसिटी, आपको पता है लचक किसे कहते हो? कि रबड़, आपने देखा होगा रबड़ बैंड जो होता है, आप रबड़ बैंड पर जब फोर्स अप्लाई करते हो तो वो खिंच जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। फिर जब आप छोड़ोगे तो वो वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, खिंचाव। हमारे लंग्स में भी इलास्टिसिटी है। हमारा लंग्स इतने साइज का है, सपोज करें जब हम इनहेल करते हैं गैस को तो हमारे लंग्स का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर जब हम वापस एक्सहेल करते हैं गैस को तो हमारा वापस लंग्स जो है अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है, बिल्कुल रबड़ बैंड की तरह। खिंचा फिर वापस नॉर्मल हो गया, फिर खिंचा फिर वापस नॉर्मल हो गया। इट मीन्स कि हमारे लंग्स के अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है। लेकिन ये जो एम्फाइसीमा होती है जिसमें रप्चर हो जाता है एल्विलाई, तो ये एल्विलाई से जब एयर निकलती है तो वो हमारे लंग्स को सख्त करना शुरू कर देती है। हमारे लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म होना शुरू हो जाती है, लंग्स जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। लंग्स बिकम्स हार्डर, सख्त होना शुरू हो जाते हैं, हार्डर। अब जाहिर बात है जब आपके लंग्स सख्त होना शुरू हो जाएंगे तो फिर अब आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है ना। लंग्स का आपने देखा था ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में कितना बड़ा रोल है। हमारे जब डायफ्राम नीचे आता है और इंटरकोस्टल मसल्स बाहर जाती हैं तो हमारे लंग्स का साइज बढ़ जाता है। उसके बाद जब डायफ्राम वापस नॉर्मल होता है, इलास्ट वो जो इंटरकोस्टल मसल्स है वापस पीछे होती है तो लंग्स का साइज छोटा हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर लचक है, इसी वजह से लंग्स का साइज बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। अब इस डिजीज के अंदर, एम्फाइसीमा के अंदर, चूंकि आपके लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म होती जा रही है, लंग्स सख्त होते जा रहे हैं, लिहाजा अब लंग्स जो है वो वैसे उनका साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से आपका क्या मुतासिर होता है? इनहेलेशन, यानी वो ब्रीथिंग रेट आपका मुतासिर होना शुरू हो जाता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो आपका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है।
आपके सांस लेने देने का जो प्रोसेस है वो जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, इफेक्ट होता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और यानी कि आपका जो है ना सांस फूलना शुरू हो जाएगा, आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, सांस बाहर छोड़ने में दुश्वारी होगी, आप ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे होगे, डीप इनहेल कर रहे होगे, ऐसी कंडीशन शुरू हो जाती है। ठीक है जी। फिर जब ये कंडीशंस होती हैं तो फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जाहिर बात है अब आप खुद सोचो, आपको सांस लेने में परेशानी हो, आप सांस सही ले नहीं पा रहे हो, ना आप बाहर निकाल पा रहे हो सांस, ना आप सही तरह अंदर ले पा रहे हो क्योंकि आपका लंग सख्त हुआ हुआ है, तो फिर आपको जो है सिम्टम्स आएंगे क्या, कि आप थकान सी महसूस करोगे, लेबर्ट कहते हैं इसको हम, थकान थकान सी महसूस करोगे, आप ऐसा लगेगा आप थके हुए हो। इसी तरह आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, डिप्रेस रहना शुरू कर दोगे, डिप्रेस हो गए आप, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप इरिटेबल कहते हैं इसको हम, चिड़चिड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके आपके अंदर सही मिकदार में ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से आपके बॉडी ऑर्गन्स जो है उनको ऑक्सीजन सप्लाई मुतासिर हो रही है। ऑर्गन्स को जो सप्लाई है ऑक्सीजन की, ऑर्गन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो इफेक्ट हो रही है। ठीक है। तो ये एम्फाइसीमा क्या है, एक डीजनरेटिव डिजीज है। इसमें हमारे जो एल्विलाई होते हैं लंग्स के, वो रप्चर हो जाते हैं, उसकी वजह से एयर लीक आउट होना शुरू हो जाती है। एयर लीक आउट होने की वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, लूज हो जाती है, लंग्स हमारे सख्त हो जाते हैं। अब जब लंग्स सख्त हो जाते हैं तो लंग्स सख्त होने की वजह से जो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग है, यानी हमारे सांस लेना देना, ये इफेक्ट कर जाता है, हम सांस सही तरह ले नहीं पा रहे होते। अब जब हम सांस सही तरह नहीं ले पा रहे होंगे तो क्या होगा, हमारे पास ऑर्गन लिख दिया, हाँ, हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है इसकी सप्लाई कम हो जाती है, हम सही सांस नहीं ले रहे, तो इसका मतलब क्या है, हमारे जिस्म में कम ऑक्सीजन आ रही है। अब जब हमारे जिस्म में कम ऑक्सीजन आ रही है तो ऑर्गन्स को भी फिर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। तो आपके जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं पहुंच पा रही होती, कम हो जाती है ऑक्सीजन की सप्लाई। आपके दिमाग, आंखें, सर, हाथ, पैर, मसल्स, सबको ऑक्सीजन जो है वो कम मिलना शुरू हो जाती है, जिससे आपको जो है फिर दूसरे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। आपका दिमाग थकान थकान सी महसूस करता है, आपको थकन सी महसूस होगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप डिप्रेस होना शुरू हो जाओगे, परेशान होगा, पसीना छूटना शुरू हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये चीज़, ये बीमारी है जी। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या होता है जी, असल जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है जी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऐसे लिखेंगे, SO2 लिख देते हैं चले। ये दो बड़ी रीज़न है जी इस गैस, ये दो गैसेस। ये हमने लंग्स कैंसर में भी देखा था। लंग्स कैंसर में हम जो स्मोकिंग करते हैं तो उस स्मोकिंग में भी ये दोनों गैसेस शामिल होती है, NO और SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। स्मोकिंग में भी आपको ये दोनों गैसेस मिलती है, लेकिन ये दोनों गैसेस स्मोकिंग में कम होती हैं, इतनी नहीं होती कि उससे ये आपको एम्फाइसीमा हो जाए। हाँ, ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कोई चेन स्मोकर है, सालों से वो सिगरेटें पिए जा रहा है, एक एक दिन के अंदर 40-40, 50-50, 100-100 सिगरेटें पी रहा है, तो फिर अब उसके जिस्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा जारी होगी, तो उसको लंग कैंसर के भी चांसेस हो जाते हैं, उनको एम्फाइसीमा के भी चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर किन लोगों को होती है, ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे होते हैं, ऐसे इलाकों में रह रहे होते हैं जहाँ इंडस्ट्रीज होती है। अब इंडस्ट्रीज बहुत सारे जब प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो अपने जो है वेस्ट को निकालती हैं, पानी में भी निकाल देती हैं, गैसेस की सूरत में भी निकालती हैं। तो ये जो दो गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है। तो इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, वो क्या करती हैं जी, वो ये गैसेस निकलती हैं, उनको छोड़ देती हैं हवा में। अब वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे होते हैं तो वो जब सांस अंदर लेते हैं तो उनको ये वाली गैसेस अंदर मिल रही होती है फ्री में, तो उनको जो है उनकी बॉडी के अंदर ये कुछ ज़्यादा ही मिकदार में जाना शुरू हो जाती है, तो उन लोगों को ये बहुत होता है एम्फाइसीमा किनको, जो इंडस्ट्रियल इलाकों में या ऐसे इलाकों में रह रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि स्मोकिंग वालों को ये नहीं हो सकता है, स्मोकिंग वालों के भी इसके चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप स्मोकिंग, चेन स्मोकर होना ज़रूरी है इसके लिए। तो ये हो गई जी एम्फाइसीमा, ये बीमारी हो गई जी। इसके बाद अगला हमारे पास इसका इलाज है जी, एल्विलाई की सर्जरी हो जाती है। उसके बाद अगली जो डिजीज़ है हमारे पास वो है जी, बहुत ही कॉमन डिजीज़ होती है ये अक्सर, एस्थमा। एस्थमा, ठीक है जी, एस्थमा भी, ये क्या है, हाँ, एस्थमा जी, एस्थमा भी बड़ी कॉमन सी डिजीज़ है। ये क्या होती है जी, सडन स्ट्रोक ऑफ सडन स्ट्रोक ऑफ ब्रीथ
ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस का मतलब होता है सांस उखड़ना, यानी सांस सही नहीं आ पा रहा होगा। ब्रीथलेसनेस का मतलब हो गया सांस का उखड़ना, सांस उखड़ जाता है, आप इनहेल नहीं कर पा रहे हो, तो गैस एयर अंदर नहीं ले पा रहे होते हो, इस कंडीशन को आप कहते हो ब्रीथलेसनेस। एस्थमा में क्या होता है, स्ट्रोक पड़ता है अचानक, जो है वो एक ब्रीथलेसनेस का स्ट्रोक पड़ेगा। नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल सांस ले रहा है, अचानक उसका एकदम सांस उखड़ जाएगा और उसको सांस लेने में दुश्वारी होना शुरू हो जाएगी, उसको सांस नहीं आ रही होगी, ना उसकी ऑक्सीजन बाहर निकल रही होगी, एयर बाहर निकल रही होगी, ना वो अंदर खींच पा रहा होगा। अचानक स्ट्रोक होता है, याद रखिएगा, कंटिन्यूअस नहीं होते इनको। ये एस्थमा जिनको होता है उनको कंटिन्यूसली ब्रेथलेसनेस नहीं है, वो नॉर्मली सांस ले रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं, नॉर्मल वेंटिलेशन होता है, नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है, लेकिन अचानक क्या होता है जी, एक स्ट्रोक सा पड़ता है, जैसे दिल का दौरा पड़ता है ना, ऐसे एक स्ट्रोक सा पड़ता है उनको, और एकदम से उनका सांस उखड़ जाता है, एकदम से उनको सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है, ना वो सांस अंदर ले पा रहे होते हैं, ना वो सांस जो है वो बाहर ले रहे होते हैं। इस बीमारी को हम एस्थमा कहते हैं। एस्थमा जो है वो एक हेरिडिटी डिजीज है, यानी माँ बाप से औलादों में मुंतकिल होने वाली डिजीज है ये, हेरिडिटी डिजीज। ठीक है, ये एक माँ बाप से औलादों में मुंतकिल होने वाली डिजीज है। ठीक है जी, माँ बाप से, यानी कि जिस बच्चे को भी या जिस शख्स को भी ये अस्थमा होता है, उसको ये जो है वो पैदाइशी होता है, समझ लो आप, पैदाइशी होता है उसको, जो है वो शुरू से ही, और उसके माँ बाप की वजह से आती है। और ये जो स्ट्रोक होता है, जैसे मैंने कहा ना आपको, एकदम से स्ट्रोक होता है, तो ये स्ट्रोक कुछ फैक्टर से ट्रिगर होता है, कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, बहुत से लोगों के अंदर डिफरेंट होता है, कुछ लोगों को जो है वो डस्ट से हो जाता है, किसी को जो है वो एनिमल वगैरह के जो फर होता है ना, उनके पर वगैरह जो होते हैं उससे हो जाता है, किसी को स्मोकिंग से हो जाता है, किसी को खांसी लगती है तो उससे हो जाता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर से ये स्ट्रोक आता है इनकी बॉडी में। तो स्ट्रोक के पीछे क्या रीजन होगा, एक्सटर्नल फैक्टर इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोई यानी बॉडी के अंदर से कोई मसला नहीं होता, एकदम बाहर से कोई फैक्टर होगा, बाहर का कोई फैक्टर होगा, वो एकदम ट्रिगर कर देगा और उनके अंदर जो है वो एकदम से ब्रीथलेसनेस का एक स्ट्रोक पड़ जाता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इनमें ये स्ट्रोक हो रहा होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जी, डस्ट हो सकती है, एनिमल के फर हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल फर हो सकता है, इसी तरीके से जो है वो क्या हो सकता है जी, इसके अलावा स्मोक से भी हो सकती है, खांसी से भी हो सकती है जी, एकदम खांसी लगती है तो खांसी से भी एकदम उनको जो है वो ब्रीथलेसनेस का झटका लग जाता है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं एस्थमा। तो एस्थमा क्या है जी, एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बंदा तो नॉर्मल होता है, बट अचानक सडनली उसको जो है एकदम से सांस उसका उखड़ जाता है, उसको सांस लेने देने में परेशानी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रीथलेसनेस, सांस नहीं ले पा रहा होता, एकदम से उसको झटका लगता है। ये बीमारी हेरिडिटी होती है, माँ बाप से मुंतकिल होती है, नॉर्मली घूम रहा होगा, अचानक कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा, जैसे कुछ लोगों को स्मोकिंग से हो जाता है, कुछ लोगों को कफ से हो जाता है, तो इस चीज से इनको क्या होता है, एकदम से जो है वो इनके अंदर ब्रेथलेसनेस का झटका पड़ जाता है। दवाई आती है जी इसकी, वो दवाई फौरन इनहेल करते हैं ये, यानी कि मुंह के जरिए फौरन जो है ना अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को दे देते हैं। तो वो दवाई जैसे मुंह के जरिए जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को दी, तो वो दवाई क्या करती है जी, इनके रिस्पायरेटरी ट्रैक में यही जो फैक्टर होता है ना जिससे ये ट्रिगर हुआ है, ये क्लीन कर देती है। तो जैसे ये फैक्टर खत्म हो जाता है तो उनका वो जो झटका होता है वो खत्म हो जाता है, नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे इसका इलाज हो रहा होता है। एहतियात की जाती है कि जिन फैक्टर से इनको स्ट्रोक हो रहा होता है वो एनालाइज कर लेते हैं कि किन फैक्टर से इनको स्ट्रोक होता है ये, तो फिर वो उस फैक्टर से बचते हैं। बहरहाल जैसे किसी को स्मोकिंग से हो रहा है, उन्होंने देखा जी कि सिगरेट पीना शुरू हुआ तो सामने वाले बच्चे को एस्थमा हो गया, तब वो कोशिश करते हैं कि ये स्मोकिंग से दूर रहे, स्मोकिंग वाले बंदों के पास ना जाए, फिर भी उसको हाथ में उसके कंटिन्यूसली वो अपने साथ एक दवाई रख रहा होता है इनहेलर के अंदर। तो जैसे उसको ऐसा स्ट्रोक पड़ता है ना, तो वो इनहेलर के जरिए अपनी उस दवाई को फौरन अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक में इंजेक्ट करा देता है। जैसी वो दवाई रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाती है तो वो ट्रैकिया वगैरह जो है ना, ट्रैकिया ब्रोंकस, उसको क्लीन कर देती है, वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो साफ हो जाता है और उसका जो स्ट्रोक है वो खत्म हो जाता है। तो ये बीमारी है जी एस्थमा, इसमें जो है वो जेनेटिक हो गया। अगला जो हमारे पास डिजीज है जी उसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। नंबर 4 ट्यूबरकुलोसिस, उर्दू में हम इसको कहते हैं तिब्बिक। ये भी बहुत कॉमन है जी, एक ज़माने में तो ये जानलेवा भी थी, काफ़ी लोगों को इसने मारा भी, लेकिन अब तो बाकायदा इसकी मेडिसिन वगैरह आ चुकी है, अब तो ये इलाज के काबिल है। ठीक है, अब ये इसका इलाज हो सकता है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है पहली बात, यानी कि ये बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ है जी, एक बैक्टीरिया है मायोबैक्टीरियम टबरक्यूलोसिस, उस बैक्टीरिया से होती है ये, मायोबैक्टीरियम ट्यूबर
ट्यूबरकुलोसिस। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उस बैक्टीरिया की वजह से ये होती है। वो बैक्टीरिया जो है वो किसी जैसे सामने एक शख्स है, उसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसकी उसके लंग्स, उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक में, जैसे कि ये एक सामने ये एक शख्स है जी, ठीक है, और ये इसका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, ये लंग्स है उसके, ठीक है जी, सपोज कर लें। अब इसको ये ट्यूबरकुलोसिस है, तो इसके ये बैक्टीरिया जो है इसके रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाए जा रहे होते हैं, ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंकस के अंदर, इवन के लंग्स के अंदर भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है। जब ये छींकेगा, जोर से छींकता है, ज़्यादातर छींकेगा, तो इससे क्या होता है, इसके ये बैक्टीरिया जो है, इसके चूंकि रिस्पायरेटरी ट्रैक में होते हैं, तो ये बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ये बाहर आ जाते हैं। और अब सामने अगर एक शख्स खड़ा हुआ है और वो इस दौरान इनहेल कर लेगा गैस, हवा को इनहेल कर लेगा, तो उसके ये लंग्स के अंदर चले जाते हैं बैक्टीरिया। अब ये इनहेल कर ली इसने, और ये जो है बैक्टीरिया अब इसके लंग्स में चलेगा, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, यानी फैलने वाली। जैसे अभी कोरोना है ना, कोरोना फैलता है जी, आप वो भी रिस्पायरेटरी डिजीज है, वो भी आपके सांस के रिस्पायरेटरी सिस्टम में वो वायरस बैठा हुआ होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस भी बिल्कुल कोविड की तरह है जी, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये कैसे फैलती है जी, एक टीबी का शख्स होगा, अगर वो आपके सामने मौजूद है और वो छींकता है या वो कोई खांसी वगैरह खांसता है, तो उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक से ये बैक्टीरिया बाहर आ जाता है, हवा में शामिल हो जाता है, और फिर वही हवा अगर इंसान इनहेल कर लेगा तो फिर ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में चला जाता है, उस शख्स को ये टीबी हो जाती है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई, इन्फेक्शियस, एक इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, यानी कि फैलने वाली डिजीज होती है। इसमें होता क्या है जी, ये जो बैक्टीरिया आ गया बॉडी के अंदर, ये जो बैक्टीरिया आता है, अब ये रिस्पायरेटरी ट्रैक की जगह जगह ये जो है ना बैठ जाता है, और वहाँ की जो एपिथीलियम की लाइनिंग होती है, यानी एपिथीलियम की जो लेयर होती है, एपिथीलियम आपको याद होगा, ये जो आउटर लेयर होती है ना किसी भी ऑर्गन की, उसको हम एपिथीलियम की लेयर कहते हैं, चाहे वो लंग्स की हो, चाहे वो ब्रोंकस की हो, या चाहे वो ट्रैकिया की हो। तो ये जो बैक्टीरिया आता है, ये जगह जगह हमारी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसकी एपिथीलियम की लेयर को डैमेज करना शुरू कर देता है। ट्रैकिया की एपिथीलियम लेयर को डैमेज कर देता है, और ब्रोंकस की, लंग्स की, ठीक है, इन जगहों की जो है ये हमारे एपिथीलियम की लेयर्स को जो है वो इफेक्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इसके फिर दीगर सिम्टम्स होते हैं, जैसे ही हमारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है और अपना काम शुरू कर देता है, एपिथीलियम की लेयर जो है वो डैमेज करना शुरू कर देता है, तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आता है कफिंग, खांसी। क्योंकि आपको याद होगा, शायद बताया भी था मैंने, ये जो खांसी होती है ये एक्चुअल में हमारा एक डिफाइंड निज़ाम होता है। खांसी क्यों होती है जी, हमें अगर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई डस्ट आ जाता है, या कोई बैक्टीरिया आ गया, या कोई डस्ट आ गया, तो खांसी के ज़रिए हमारा सिस्टम, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम उसको बाहर निकालता है। खांसी या जो छींक खाते हैं ना, छींक मारते हैं या खांसी खांसते हैं, तो ये हुआ क्या है, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई डस्ट, या आप यूँ कह लो कि हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया, तो खांसी या छींकने से वो फ़ौरन से बाहर आ जाता है। अब देखो ना, ये टीबी वाला मरीज़ है, इसको खांसी छींक रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कोशिश कर रहा है कि ये बैक्टीरिया इसके रिस्पायरेटरी ट्रैक से बाहर आते रहे। तो सबसे पहला ही सिम्टम जो हमारी बॉडी में आता है इस ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस विच इज़ कफिंग। अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी उसने आपका ट्रैकिया के एपिथेलियम को डैमेज कर दिया है, तो फिर इस कफिंग के साथ बातों का ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, खांसी के साथ इंसान को खून भी आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रैकिया की लाइनिंग डैमेज हुई हुई है, तो वहाँ से ब्लड रिस रहा है और वो ब्लड जो है वो आ रहा है। उसके अलावा और क्या सिम्टम है जी, सीने में दर्द होता है, चेस्ट इन पेन, पेन इन चेस्ट, सॉरी, चेस्ट इन पेन इन चेस्ट, यानी कि सीने में दर्द होता है, सांस उखड़ जाएगा, सांस ब्रीथलेसनेस की कंडीशन भी आ जाती है उस शख्स के अंदर, यानी उसका सांस उखड़ने लग जाता है, सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है, ठीक है, क्योंकि वही रिस्पायरेटरी ट्रैक में वायरस आया हुआ, जाहिर बात है सांस लेने में तो दुश्वारी लाजमी होनी है। बुखार भी हो सकता है जी, क्योंकि बुखार भी आपका इम्यून सिस्टम का एक डिफाइंड निज़ाम होता है। जब भी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएगा, आपका जिस्म सबसे पहले बुखार को सिम्टम के तौर पे ज़ाहिर करता है, ताकि आप अलर्ट हो जाएं कि आपको बीमारी है। फिर जाहिर बात है, ये जब ये सब कंडीशन होंगी, ब्रेथलेसनेस होगी, सांस उखड़ेगा, बुखार होगा, तो खाना वाना कम खाता है, तो लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है उसके अंदर, यानी ग़िज़ा की किल्लत हो जाती है। खाना कम खा रहा होता है, उसको भूख नहीं लग रही होती, भूख ना लगने को हम कहते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे जो है वो उसको बड़ी परेशानी होना शुरू हो जाती है। बहरहाल इसका इलाज है। पहले तो ये एक बहुत जानलेवा बीमारी थी, काफ़ी लोगों को इसने मारा है, लेकिन अब इसका बाकायदा इलाज निकल गया है। इलाज भी करना चाहिए, बल्कि फिर जो टीबी का शख्स होता है वो फिर मास्क, जैसे हम कोविड में मास्क लगा के घूम रहे हैं, टीबी का शख्स जो है वो फिर मास्क लगा के घूमता है, ताकि अगर उसको खांसी तो उसको हो नहीं है, खांसे वो
तो उसका जो बैक्टीरिया है वो किसी दूसरे को इन्फेक्ट ना करे। तो ये है जी 4 रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर। 4 है जी हमारे बुक के। वैसे एक और आपका बड़ा कॉमन चल रहा है आजकल कोविड-19, वो भी आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, लेकिन हमारी बुक में ये 4 है तो हम इन 4 ही की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को निपटाने की। अब छोटे छोटे से टॉपिक है जी। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जी, एक छोटा सा टॉपिक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से डिफ्यूज होती है हमारी बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन कह लेते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन। अब जरा ये गौर से समझिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अगले चैप्टर में भी काम आएगा, क्योंकि अगला चैप्टर जो है वो ये है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्ट का, और यहाँ पर आपको आ ही रही है ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं जी, हमने ये देखा कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है जी, हमारी बॉडी के अंदर गैस को ले आता है। ठीक है, सपोज करें जी ये हमारी एक बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है जी, और बॉडी के अंदर हमारे पास क्या पाया जा रहा है जी, ब्लड पाया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए इसको और ज़्यादा डिटेल में बनाते हैं, और ज़्यादा डिटेल में बनाए तो ये हमारी बॉडी है जी, सपोज करें, और बॉडी में ये क्या है जी, नीचे की तरफ ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इट इज़ टिश्यू। ये हमारी बॉडी का कोई पर्टिकुलर टिश्यू कह लो आप, जैसे हमारी आँखों के टिश्यू, जिल्द के टिश्यू, मसल्स के टिश्यू, ये हैं जी। अब ये क्या करते हैं जी टिश्यू, ये करते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन करते हैं जी ताकि इनको एनर्जी मिले, और जब ये रेस्पायरेशन करते हैं तो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है जी, फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है। ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। वाटर थोड़ा सा रिस्पायरेटरी, यानी हम जो बाहर गैस इनहेल कर रहे हैं ना, एयर इनहेल कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी उसमें भी निकल जाता है वेपर्स की सूरत में। जो हम ऑक्सीजन जब बाहर निकालेंगे ना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, तो थोड़ा बहुत पानी वेपर्स की सूरत में हमारी नाक से भी निकल जाता है। इसकी निशानी ये है कि आप शीशे के आगे सांस लो तो आप देखो उसमें आपको जो है वो धुंधलापन आ जाएगा, वेपर्स आ जाएंगे पानी के। तो हमारी सांस जो हम एक्सहेल कर रहे होते हैं सांस, उसके साथ भी थोड़ा बहुत वाटर ये रिमूव हो जाएगा, ये वाला वाटर। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर पानी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनी के जरिए यूरिन की फॉर्म में निकलता है ज़्यादातर। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस टिश्यू से रिमूव कराना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस टिश्यू से रिमूव कराना है। क्या होगा जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगी किसमें, हमारे ब्लड के अंदर। हमारे ब्लड में ये कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाएगी। कैसे शामिल हो जाएगी ये मैं बताता हूँ अभी आपको। अब ये जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो गई, इसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमारे टिश्यू को एनर्जी चाहिए थी, उसने रेस्पायरेशन किया, फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ दिया, तो एनर्जी मिल गई उसको। साथ साथ दो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हुए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। वाटर आपका ज्यादातर एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकलता है, थोड़ा बहुत आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी रिमूव हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी। कैसे डिफ्यूज होगी, वही हाई और लो कंसंट्रेशन। अब ये टिश्यू है, इसने रेस्पिरेशन की है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गई, इसका मतलब है टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो गई, और ब्लड में आपके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो ब्लड में लो हो गई। तो यहाँ पर क्या थी, टिश्यूज में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी हाई और ब्लड में क्या थी, लो। तो अब हमें पता है जी डिफ्यूजन क्या होता है, फ्रॉम हाई टू लो मूवमेंट होगी। तो फिर अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हाई से लो की तरफ डिफ्यूज हो जाएगी, और अब ये हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में शामिल हो गई, ब्लड में। ऐसे ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हुई हुई होती है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा जी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ये खून जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से ट्रैवल करता है, जो अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा लंग्स के अंदर। कहाँ जाएगा, ये लंग्स के अंदर। ठीक है जी। चलिए अब लंग्स को हम एक बड़े रेक्टेंगल से एक ऐसे बना देते हैं जी, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा क्या है जी, लंग्स है। यहाँ लिख देते हैं हम, इट इज लंग्स। अब ये जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ आ जाता है आपका, ये आपका आ जाता है यहाँ पर लंग्स के अंदर। ठीक है जी, ट्रैवल करता हुआ लंग्स में आ गया। अब ये जो लंग्स है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए, जो हमने अभी पढ़ा है रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए ये एयर को अंदर ले आएगा। अब ये एयर आपकी लंग्स के अंदर आ जाती है, और रिमेंबर कि ये जो एयर है इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन क्या है जी, हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की।
तो हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम इनहेलेशन किया और ये एयर जिसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, ये एयर अब हमारी कहाँ आ गई, लंग्स के अंदर आ गई। अब लंग्स के अंदर क्या मामला होगा जी कि हमारे पास ये यहाँ ले लेते हैं हम लंग्स को, ठीक है जी, ये लंग्स आ गया। अब लंग्स के अंदर क्या होगा जी, एयर आ चुकी है और उस एयर में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है, ऑक्सीजन की हाई कंसेंट्रेशन है। जबकि दूसरी तरफ ब्लड कैपिलरीज में ब्लड मौजूद है और जो कि कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जो है वो हाई है। दो चीज़ें आ गई। तो हमारे लंग्स में एक तो ब्लड आ गया है जी, और वो ब्लड कैपिलरीज में मौजूद है, और क्या है जी, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हाई है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जबकि लंग्स ने इनहेलेशन के जरिए एयर भी लिया आया, और एयर के अंदर चूंकि वो फ्रेश एयर है, उसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। हमने पढ़ा अभी ऊपर कि ये जो एयर होती है ये हमारी एल्विलाई के अंदर होती है। ये क्या है, ये एल्विलाई है, एल्विलाई के अंदर इस एयर आ गई। और ये जो हमारा ब्लड होता है ये कैपिलरीज में होता है, ठीक है जी, ये कैपिलरीज में। अब क्या होगा जी, ये एल्विलाई और कैपिलरीज की ये जो वॉल है ये इंतहाई पतली होती है, सिंगल सेलुलर लेयर की होती है, इसमें से आराम से डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एक सेल की, एक टिश्यू की, एक सिंगल टिश्यू की लेयर से बनी हुई है, इसमें से तो आराम से डिफ्यूजन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन ऊपर हाई है, नीचे लो, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी अंदर, और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऊपर कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चली जाएगी। अब आपका ये जो एयर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई बाय डिफ्यूजन। अब ये एयर आपकी क्या होगी, इसी ट्रैक के जरिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए बाहर निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिमूव हो गई। और अब आपका ये जो ब्लड है इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड तो चूंकि डिफ्यूज हो चुका है, अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें खत्म, अब इसमें क्या मौजूद है, ऑक्सीजन की हाई कंसेंट्रेशन। इस ब्लड को हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए कहाँ जाएगा, वापस टिश्यू तक, और टिश्यू को ये ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, टिश्यू रिस्पायरेशन करेंगे, साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो हुआ क्या, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके टिश्यूज ने रेस्पायरेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसेंट्रेशन हो गई। तो टिश्यू के पास जो ब्लड था, यानी टिश्यूज के ऊपर जो कैपिलरीज हैं उसमें जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लो कंसेंट्रेशन थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से डिफ्यूज होकर ब्लड में आ गई। ऐसे ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता हुआ कहाँ चला जाता है, लंग्स में जो एल्विलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज मौजूद होती हैं उनमें ये ब्लड आ गया। अब लंग्स क्या करता है जी, बाहर से फ्रेश एयर लेता है, फ्रेश एयर का मतलब हो गया उसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो अब वो एयर आपकी कहाँ आ जाती है, लंग्स के अंदर। लंग्स में एल्विलाई के अंदर एयर है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड है, दोनों के दरमियान एक पतली सी सेलुलर लेयर है, बस ये एक पतली सी सेलुलर लेयर है। अब एयर में ऑक्सीजन की हाई कंसेंट्रेशन थी, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसेंट्रेशन थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में डिफ्यूज हो जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा। अब ये जो एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई ये बाहर निकल जाती है एक्सीलेशन के जरिए, और ये जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, इस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता हुआ दोबारा आपके टिश्यूज़ को जाएगा और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, वो रिस्पायरेशन करेगा, अगेन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये तो हो गया जी कि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज हो रही है। अब सवाल ये पैदा भी होता है एक, वो ये कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैसे आ रही है। ये तो हमने देखा ना, हाइट लो की तरह से आ रही है, ब्लड में रहती कैसे। देखिए हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूजन के जरिए गैस आती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है जी, बाय डिफ्यूजन। यानी आपके पास ये ब्लड है, ठीक है जी, अब टिश्यू के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिफ्यूजन के जरिए ब्लड में आएगा, एयर के पास जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के जरिए ब्लड में आएगी, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के जरिए एयर में जाएगा, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के जरिए, यानी सारा खेल ब्लड के अंदर जो ट्रांसफर हो रही है गैसेस का वो हो रहा है बाय डिफ्यूजन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्लड के अंदर गैसेस आ गई तो वो ब्लड उन गैसेस को लेके कैसे ट्रेवल कर रहा है। ये तो हमने देखा, ट्रांसफर कैसे कर रहा है, समझ आई बात। टिश्यू को ट्रांसफर कैसे कर रहा है, एल्विलाई को ट्रांसफर कैसे कर रहा है, बाय डिफ्यूजन। लेकिन ब्लड इस गैसेस को जब ले लेता है, अब ये जब ट्रैवल करेगा तो ब्लड इसको ट्रैवल कैसे करा रहा होता है, यानी अपने पास अंदर स्टोर कहाँ करता है। सीधी सी वर्डिंग बोलूँ तो ब्लड गैस को स्टोर कहाँ करता है, ठीक बात समझ में आई। तो ब्लड के अंदर गैस आ रही या जाएगी बाय डिफ्यूजन, और ब्लड के अंदर
अगर जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आई है तो वो ब्लड में स्टोर कहाँ हो रही होती है, वो होती है रेड ब्लड सेल्स का बहुत बड़ा किरदार है यहाँ पे, RBCs। रेड ब्लड सेल्स का यहाँ बहुत बड़ा किरदार है। रेड ब्लड सेल्स आपकी ऑक्सीजन को बाइंड कर लेते हैं अपने अंदर, बाइंड कर लेते हैं अपने अंदर, जोड़ देते हैं ताकि ब्लड ट्रेवल हो, साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी ट्रेवल होती जाए।